नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल LSE 24/7 में, जहां पर हम आपको भारत के भूगोल से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है, जो भी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको इस क्लास के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हमारी प्रतिदिन भारत के भूगोल से संबंधित एक क्लास विधिवत चलाई जाती है। तो इस क्लास में हमने पीछे भारत के द्वीपों तक और पूर्वांचल की पहाड़ियों तक बात कर ली थी, जिसमें हमने पीछे वाली क्लास में लक्षद्वीप को और पूर्वांचल की पहाड़ियों को डिस्कस किया था। अब यहाँ से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल से संबंधित ही। अब भारत के अपवाह तंत्र को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र को नदी जल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको हम क्या कहते हैं? भारत का नदी जल तंत्र भी कहा जाता है। भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों को जो भारत का जल तंत्र है, जो भारत की नदियों का अपवाह है, बहाव क्षेत्र है, उसके आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयन नदी तंत्र है और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक स्वरूप के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? हिमालयन नदी तंत्र, हिमालयन नदी तंत्र, और दूसरा इसमें आ जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालयन नदी तंत्र, दो भागों में भारतीय नदी तंत्र को, भारत की नदियों को उनके बहाव के आधार पर, उनके बहाव की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है हिमालयन नदी तंत्र, दूसरा का नाम है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालयन नदी तंत्र को हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? इसमें प्रमुख तीन नदियां हैं, तो उन्हीं तीन नदियों के आधार पर हमने इसको तीन भागों में बांट रखा है। कौन कौन सी तीन प्रमुख नदियां? हिमालय की तीन नदियों में सबसे पहले आ जाती है आपकी सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी अपवाह तंत्र। इसमें क्या है? इसमें सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, उन सबके अपवाह तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी तंत्र में क्या होता है? सिंधु नदी तंत्र में सिंधु तथा उसकी सभी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है इसमें आपका गंगा नदी तंत्र, दूसरा आपका आ जाता है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। भारत के भूगोल की इतिहास भूगोल की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सबको हम गंगा नदी तंत्र में शामिल करते हैं। ये भारत के भूगोल से भारत के अपवाह तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नदी तंत्र है तो गंगा नदी तंत्र है। उसके बाद तीसरा आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मतलब है ब्रह्मपुत्र और उसकी समस्त सहायक नदियां जिस अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उस अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये हिमालय नदी तंत्र में आती है। तीनों नदियां कैसी हैं? ये हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं। इनकी ये नदियां और इनकी सहायक नदियां सभी किधर से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं और अपनी बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो एक तंत्र का निर्माण करती हैं, तो सिंधु में सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा में गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र में उनकी ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। इन सब नदियों का उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है, इसीलिए इनको हिमालय नदी तंत्र कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है।
इन नदियों को देखा जाए तो ये हिमालय से निकलकर सिंधु नदी तंत्र की नदियां है ना, वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां ये कहां जाकर गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इन तीनों नदियों का उद्गम कहां से है? तीनों नदी तंत्रों का उद्गम तो हिमालय से है, लेकिन इसमें से ये वाली नदी कहां पर जाकर गिरती है, डिस्चार्ज कहां पर होती है? ये अरब सागर में जाकर गिरती है। नीचे वाली दोनों नदियां कहां जाकर गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो अरब सागर में गिरने वाले नदी तंत्र और एक जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। क्या कहते हैं? अरब सागर, अरब सागरीय नदी तंत्र, और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय पठार से, प्रायद्वीपीय भारत से दो तरह की नदियां निकलती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो क्या काम करती हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, उनको अरब सागरीय नदी तंत्र कहा जाता है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, जिनको बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। इनमें इनका उद्गम स्थल विभिन्न नदियों का अलग अलग जगहों पर है। कोई कहीं से निकलती है, कोई कहीं से निकलती है, कोई पठार से निकलती है, कोई पहाड़ी से निकलती है, लेकिन इनको हमने उनके उद्गम के आधार पर नहीं, उनको हमने जो उनका जहां पर जाकर वो समाहित होती हैं उनके आधार पर दो भागों में बांट रखा है। एक क्या है? कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ चली जाती हैं, उनको अरब सागरीय नदी तंत्र कहा जाता है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो निकलती कहीं से भी हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित जो भी आपकी नदियां हैं, जितनी नदियां हैं, उनको हम इन 5 टॉपिकों के अंतर्गत पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है हिमालय नदी तंत्र, उसके बाद आपको पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में हम 3 प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद हम जब प्रायद्वीपीय भारत में पहुंचेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कौन सी नदियां हैं। एक तो आपकी अरब सागरीय नदी तंत्र है और एक आपकी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है। तो ये हमारा टॉपिक आपका है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी नदियों से संबंधित आपके क्वेश्चन किसी भी परीक्षाओं में अगर आते हैं तो आप हमारी इस क्लास को देखना ना भूलिए। इस क्लास से आपको नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, उनको सबको क्या किया जाएगा? क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा हिमालय नदी तंत्र है, उसमें हमारा सबसे पहला कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं? सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम सिंधु और उसकी समस्त सहायक नदियों को शामिल करते हैं। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु तथा उसकी सिंधु तथा उसकी सहायक सभी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। सभी सहायक नदियों को शामिल करते हैं। सिंधु तथा उसकी सभी सहायक नदियों को शामिल करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में आपसे पूछा जाए तो सिंधु नदी तंत्र में सिंध और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उन सबको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इन सभी नदियों को इसमें शामिल किया जाएगा। हम हर एक नदी को डिटेल में पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जहां से भी आपका कोई डाउट है, सब क्लियर होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? सिंधु नदी की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी है? सिंधु नदी है। तो सिंधु की यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए, सिंधु नदी तंत्र में कौन सी नदियों को शामिल किया गया है? सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी की प्रमुख नदियां, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? एक आपकी सिंधु है,
इसको इंडस भी बोलते हैं। एक आपकी कौन सी है, झेलम है, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास तथा सतलज। इन प्रमुख 5 नदियों से जो तंत्र बनता है उसको क्या कहते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। इन 5 नदियों से जो ये 5, सिंधु की सहायक नदी और छठी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। तो ये 6 नदियां मिलकर जो एक तंत्र बनाती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो मेनली हम इसमें मुख्य रूप से इन्हीं 6 नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इनमें हमें पता क्या करना है कि इनका बहाव क्षेत्र हमको पता करना है, उद्गम स्थान पता करना है, इनके आसपास प्रमुख जो शहर हैं, जो बांध हैं, उनको हम भी इसमें देखते हुए साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी, सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका उद्गम स्थान कहां पर है। तो ये नदी कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर है जहां पर कैलाश पर्वत है, उसी के निकट ये मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है, ये नदी तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू, ये नदी तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर से कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। और तिब्बत में भी अगर ग्लेशियर देश पूछा जाए तो तिब्बत में है, ग्लेशियर पूछा जाए तो कौन सा है, बोखरचू ग्लेशियर है। अगर पर्वत पूछा जाए तो कौन सा है, कैलाश पर्वत है। अगर झील पूछी जाए तो कौन सी है, मानसरोवर झील है। कोई भी ऑप्शन में बैठा हो आपको देखना है। देश की बात की जाए तो तिब्बत से निकलती है, ग्लेशियर की बात की जाए तो बोखरचू से निकलती है, पर्वत की बात की जाए तो कैलाश पर्वत के समीप से निकलती है, और अगर झील पूछी जाए तो किससे निकलती है, ये आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब ये निकलती है तिब्बत से, जब इसका तिब्बत में उद्गम होता है तो इसको वहां पर किस नाम से जानते हैं। भारत में और पाकिस्तान में इसको सिंधु नदी कहा जाता है, इंडस रिवर कहते हैं, लेकिन इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। जब इसका उद्गम होता है तो तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं, सिंगी खम्बान या शेरमुख, सिंगी खम्बान या शेरमुख नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसका क्या नाम है, तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बान या शेरमुख नदी। तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, जब ये तिब्बत में निकलती है कैलाश मानसरोवर पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलने के ये बाद ये भारत में कहां से प्रवेश करती है। जब ये भारत में एंट्री करती है तो किस स्थान से ये भारत में प्रवेश कर जाती है, और ये भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। तो भारत में जब ये प्रवेश करती है तो कहां से करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है।
ये भारत में दमचौक नामक स्थान पड़ता है। भारत में दमचौक कहां से प्रवेश करती है? भारत में दमचौक नामक स्थान से ये कहां पड़ता है? लद्दाख में। दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से एंट्री करती है, प्रवेश करती है, तो ये कहां से करती है? दमचौक नामक स्थान कहां पर पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। अगर पूछा जाए इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है, सिंधु नदी की कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है। 2800 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाती है तो ये 2800 किलोमीटर लंबी है। और ये आपको पता होगा तिब्बत से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? बोकरसू ग्लेशियर से, मानसरोवर झील से। और 2800 किलोमीटर लंबाई तक बहने के बाद ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है ना? इसका कहां पर जाकर ये गिरती है? ये नदी अरब सागर में जाकर लास्ट में गिर जाती है। पाकिस्तान से बहते हुए भारत में लद्दाख में बहती है। लद्दाख के बाद पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी का सर्वाधिक बहाव पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा बहती है। पाकिस्तान में बहते हुए ये नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, जाकर गिर जाती है। कहां गिरती है? जाके ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद बात की जाती है, ये नदी है ना, सिंधु नदी विश्व के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़े गॉर्ज, सिंधु नदी विश्व के सबसे गहरे गॉर्ज, विश्व के सबसे गहरे गार्ज बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? बुंजी गॉर्ज है, इसका निर्माण करती है। ठीक है ना? बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। विश्व के सबसे गहरे गॉर्ज बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सिंधु नदी द्वारा। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं इसी नदी को लेकर, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर, सहायक नदियों के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता होता है। सिंधु नदी जल समझौता होता है। समझौता 1960 में होता है। तो सिंधु नदी जल समझौता किसके किसके मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। किसको लेकर? सिंध और उसकी सहायक नदियों के जल को लेकर ये समझौता होता है 1960 में। इस समझौते में क्या होता है? इस समझौते में होता है सिंधु झेलम चिनाव का 80% पानी पाकिस्तान तथा 20% पानी भारत प्रयोग करेगा। और दूसरा क्या होता है? रावी, ब्यास, सतलज
का 80% पानी भारत तथा 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो सिंधु नदी जल समझौता किसके मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें जल का जो बंटवारा है वो इस प्रकार होता है। तो ये सिंधु नदी से समझौते से, सिंधु नदी से संबंधित जो भी उसके अपवाह से कोई टॉपिक थे वो आपके सामने उपस्थित हैं। और यहाँ पर हम सिंधु के बाद अब उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। झेलम है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, सतलज है। तो आप हमारे अपवाह तंत्र को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे आने वाली समस्त क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगामी परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कल फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपने आप को और मजबूत बनाते रहिए, परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।